हे गाइस, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राज और बट स्टडी। स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल राज और बट स्टडी पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक नए सब्जेक्ट जो दोस्तों है केमिस्ट्री। दोस्तों हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर आपका है क्लास 10 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमारा टारगेट 450 का चल रहा है, इसको भूलना नहीं है आपको, ठीक। चलिए दोस्तों, तो हम चैप्टर सीधा स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जिसने भी हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। देखिए, आपका चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। क्या जानेंगे दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए, हर एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। ये जो चैप्टर देख रहे हैं आप रासायनिक अभिक्रिया आंसर, ये थोड़ा बड़ा बहुत चैप्टर है, इसको आपको पूरा डिटेल में जरूर पढ़ना। कम से कम 5 दिन लगे तो इसको पढ़ेंगे, 5 दिन लगे पढ़ेंगे। ये आज पहला दिन है इसका दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और जो भी नए विद्यार्थी हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि आपको यहाँ पर एकदम दोस्तों जो मैट्रिक परीक्षा 2022 है उसका एकदम खतरनाक तैयार दोस्तों कराया जा रहा है। सभी सब्जेक्ट का आपको मैथ का क्लास हो रहा है। मैथ का क्लास में दोस्तों हमने थोड़ा बता दो एक बार, मैथ का क्लास में हमने क्या क्या कर लिया है जरा मैं उसको बताता हूँ। हमने मैथ में अभी 8.1 और 8.2, 8.3, 8.4 ये सब दोस्तों हमने कर लिया, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया। तो जिस भाई साहब ने ये सब नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये सब आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। जो प्लेलिस्ट बना हुआ है कक्षा 10 गणित 8.1 सब प्लेलिस्ट आपको वहाँ मिल जाएगा। जो भी नए छात्र है जिनको पता नहीं है, जो तैयारी करना चाहते हैं, 450 हमारा टारगेट हम लेके चलना सबको दोस्तों जरूर दिलाएंगे। 450 मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन बस आपको ही हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा एग्जाम तक। ऐसे नहीं हम मेहनत कर रहे हैं, आप सिर्फ ऐसे वीडियो देख रहे हो मेहनत नहीं कर रहे, तो ऐसे 450 नहीं आने वाला। तो मेहनत आपको भी खुद करना होगा, ठीक है, तभी आपका 450 प्लस आएगा। तो प्लेलिस्ट में ये सब वीडियो बना हुआ है, सबको देखिए। ये पहला चैप्टर केमिस्ट्री है, इसको पूरा खत्म करेंगे, फिर हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे, हो सकता है फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हर एक चैप्टर को हम पढ़े, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव कर ही रहे, सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव कर ही रहे। देखिए, सोशल साइंस में हमें थ्योरी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। हम उसका सब्जेक्ट का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, वो मैं आपको लिखा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसका आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। तो इसको हम थ्योरी में देखें, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स हमें थ्योरी में पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलो भाई, तो ये सब जिन्होंने नहीं देखा जाके देखो। और साइंस का हम टॉप 10 MCQ इंपोर्टेंट साइंस का डेली कर रहे हैं। साइंस और सोशल साइंस वो भी प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, तो उसको भी आप जरूर देखिए जाके, ठीक है, उसको भी जरूर देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। टारगेट 450 प्लस। देखिए, सबसे पहले जानेंगे, चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। देखिए, आप जो रिएक्शन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज रिएक्ट कर देना, कोई भी चीज रिएक्ट करना किसी भी चीज का। अब देखो, आप सब जो भोजन सब करते हो वो भी जैसे पचता है, तो क्या पचना का आपका क्या है, रिएक्शन है। अब देखिए, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन। क्या दोस्तों, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। जैसे आपको पता होगा भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिसके फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता उसे भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, और जिसके फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पता होगा क्लास 9 का। तो हम रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, आपको पता है इस दुनिया में लगभग चीज आपको केमिकल से ही बना हुआ मिलेगा, लगभग चीज तो क्या आपको केमिकल से ही बना हुआ मिलेगा, ठीक है, केमिकल से बना, और उसमें रिएक्शन होता है। थोड़ा हम देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन आपका पूछता है 1 नंबर में, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है और नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से अलग होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसके कहने का साफ साफ मतलब है, जब एक पदार्थ, सबसे पहले तो आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठो और इसको नोट्स बनाओ, क्योंकि हमने नोट्स के फॉर्मेट से लिख रखा। आपको नोट्स बनाने अदरवाइज आपको नोट्स कहीं से और लेने की जरूरत नहीं है, हमने आपको नोट्स पहले ही बना दिया, ठीक है। तो आप कॉपी में से जरूर नोट करते जाओ, एक एक आपको नोट्स बनता जाएगा यही से, ठीक है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोला, जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ, तो एक पदार्थ कोई सा पदार्थ हो सकता है, तो एक पदार्थ ये हुआ है भाई, एक पदार्थ ये हुआ, फिर क्या बोला, दूसरे पदार्थ का, देखो वहां देखो, किसी दूसरे पदार्थ के साथ दूसरा पदार्थ ये हो गया, एक पदार्थ ये, एक पदार्थ ये प्लस का मतलब क्या है, दोनों मिल गया। प्लस का मतलब क्या हुआ, दोनों मिल गया। ये नहीं बोल रहा है जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर, मतलब कि एक पदार्थ ये एक पदार्थ दोनों आपस में मिल गया मिलकर नया पदार्थ बनाता है। जब ये दोनों मिल गया तो एक नया पदार्थ ये भाई साहब बन गया, तो ये नया पदार्थ बन गया। तो कह रहा, और नए पदार्थ का गुण, मतलब ये जो नया पदार्थ बना इसका गुण जब जो होगा, गुण उसका
मूल पदार्थ के गुण से अलग होता है तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कि जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है उसे दोस्तों हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए और एक बात में ध्यान रखिए, इसको जो कहेंगे इसको कहेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। हिंदी में बोलेंगे अभिकारक। क्या दोस्तों? अभिकारक बोलेंगे इसको। ठीक है, अभिकारक। मतलब कि जो अभिक्रिया में भाग लिया, अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया? ये दोनों तो भाग लिया अभिक्रिया में। भाई अभिक्रिया इसी दोनों के बीच हुआ है ना, दो पदार्थ, एक पदार्थ ये एक पदार्थ ये, वही ना बोल रहा है डेफिनेशन यहाँ जी, एक पदार्थ ये एक पदार्थ ये, दो पदार्थ आपस में मिलकर प्लस मतलब क्या है, मिल गया आपस में मिलकर। और ये तीर का निशान देख रहे हैं मतलब किसके, ये दिखा रहा है कि अभिक्रिया क्या हो रहा है, मतलब अभिक्रिया होकर क्या बना है इधर, यही दिखा रहा है। तीर का निशान यही दिखाता है कि ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना है, तो HCl बना है, तो तीर का निशान आपको यही दिखाता है। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान रखना, आपको पूछ दे कि जो अभिक्रिया में भाग लेता, अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया है, देखो भाई इन दोनों के बीच ना रिएक्शन हो रहा है जी, है भाई, इन दोनों के बीच रिएक्शन हो रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच जो रिएक्शन हो रहा है H2 और Cl2, अब इन दोनों के बीच जो रिएक्शन हो रहा है इसको बोलेंगे हम रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। ये भी अभिकारक हो गया, ये भी अभिकारक हो गया। अब देखो ये अभिक्रिया में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको बोलना है रिएक्टेंट कहते हैं, यानी कि अभिकारक कहते हैं। तो अभिक्रिया में भाग यही दोनों ले रहा है तो रिएक्टेंट हो गया। अब देखो इन दोनों, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहा है, HCl बना रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको दोस्तों हम कहेंगे प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद या प्रतिफल, तो ये सब इसको कहेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जो अभिक्रिया में भाग, अभिक्रिया में भाग कौन कौन रहा है, H2Cl2, ये हो गया अभिकारक, और जो पदार्थ नया पदार्थ बना उसको बोलेंगे प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। अगर कोई पूछ दे जब कोई अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है तो उस नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया। अब देखिए तो रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल आपको समझ में आया। H2+Cl, एक और एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो ये भी दो मिलकर CO2 बनाता है। तो एक पदार्थ ये एक पदार्थ ये, दो पदार्थ क्या वही निकाला, जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर एक नया पदार्थ बना। देखिए मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूं दोस्तों। अब अगर आपको समझ में नहीं आता फिर तो कोई आपका उपाय नहीं, आप कहीं भी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं इतना बेसिक से आपको बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सब जरूर समझिए अच्छे तरीके से। देखिए एक पदार्थ ये, फिर कह रहा दूसरे पदार्थ ये, दोनों मिलकर, यही कह रहा है ना, पदार्थ के साथ मिलकर, प्लस मतलब मिलना, तो मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। इसका मतलब क्या है, जो नया पदार्थ बनता है उधर 10 आ रहा है तो नया पदार्थ क्या बना, CO2। अब देखिए इन दोनों को क्या बोलेंगे, अभिकारक, और इसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल। मैंने बताया अभी, क्योंकि ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और दोनों भाग लेके आपस में अभिक्रिया कर CO2 बना रहे हैं, यानी कि CO2 क्या हो गया, उत्पादन के प्रतिफल, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन था। अगर आपको पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो क्या बोलेगा, जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और एक बात और नहीं बताया मैंने, और नए पदार्थ के गुण, मतलब ये जो नया पदार्थ बना इसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग है। मतलब ये जो बना ना इसका जो क्वालिटी होगा इन दोनों की क्वालिटी से अलग होगा। मतलब इसका जो, इसमें जो बुद्धि होगा इसका बुद्धि से बिल्कुल अलग होगा, ऐसे समझो। ठीक है, तो इसका गुण इसके गुण से बिल्कुल अलग है। वही नहीं कह रहा जी, नया पदार्थ ये बना, इसका गुण जिसमें गुण होगा मूल पदार्थ ये होगा जिससे बना, इससे ये बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, अलग, सेम नहीं है। ठीक है ना, वही कह रहा। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया आपका पूरा क्लियर, केमिकल रिएक्शन आपका खत्म। अब देखिए अब थोड़ा देखते हैं केमिकल रिएक्शन की विशेषता है। क्या दोस्तों, केमिकल रिएक्शन की विशेषता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे विशेषताएं मतलब क्या हुआ है भाई, विशेषता मतलब क्या, उसका कुछ विशेष मतलब उसके गुण एक तरह से आप कह सकते हैं। तो गुण बहुत सारा, जब आपका केमिकल रिएक्शन होता है तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, जैसे कि जब आप केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्या टेम्परेचर निकलता है। टेम्परेचर कैसे निकलता है, जब आप चूने को, जरा समझना, बहुत ही मस्त एग्जांपल है, आप सबने किया भी होगा। जब आप जब चूना बाजार से लाते हो, दिवाली के दिन कई सारे घर पोतते हैं, मिट्टी घर या दीवार घर भी पोतते हैं, तो क्या करते हैं भाई साहब, जब चूना लाते हो तो उसमें पानी में डालते हो तो क्या एकदम बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। क्या होता है, फास्ट रिएक्शन, मतलब कि बहुत तेजी अभिक्रिया होती है, उसको भी हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया उसको बोलेंगे। तो उसमें ना बहुत सारा उष्मा निकलती, क्या बहुत उष्मा निकलती, तो बोल सकेंगे कि वहाँ पर क्या दोस्तों अभिक्रिया में ताप हो रहा है। अभिक्रिया की विशेषता क्या, वहाँ अभिक्रिया में बहुत ताप हो रहा है, बहुत उष्मा निकल रहा है, तो ये आपका विशेषताएं हो गया। और विशेषताएं क्या हो सकती है, हो सकता है आपका कलर चेंज हो सकता है। जब आप अभिक्रिया करा रहे हैं दो चीज़ों का, दो पदार्थों का, उसमें जो प्रतिफल बनेगा उसका कलर चेंज हो सकता है। और क्या हो सकता है,
देखिए ये सब आप नोट्स में लिखिए इसको, पहले इसको जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे नोट्स में लिखिए। देखिए अभिक्रिया के दौरान गैस का निकलना, जब आप अभिक्रिया कराते हो तो अभिक्रिया जो प्रतिफल बनेगा उधर में गैस भी निकलेगा। भाई जैसे आप क्या कहते हैं, जैसे मान चलो सबसे पहले इसको लिखो, आप पहले इसको लिखो, अभिक्रिया के दौरान गैस का निकलना पहला पॉइंट। दूसरा, अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का बनना, फिर अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन होना, फिर अभिक्रिया के दौरान ताप में परिवर्तन होना, फिर अभिक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। सबसे पहले इस पांचों को लिखो, फिर हम इस पांचों को डिटेल में समझते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबने लिख लिया। अब हम पांचों को डिटेल में समझते हैं, फिर दोस्तों वीडियो को एंड करेंगे, अभी तक बने रहिए। अभिक्रिया के दौरान जो परिवर्तन होता है, जो विशेषताएं होती है अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अभिक्रिया के दौरान गैस का निकलना। जब अभिक्रिया होता है तो गैस निकलता है, मैंने आपको बताया था भाई। देखिए कैसे निकलता है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हम केमिकल इक्वेशन नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि दोस्तों अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन। जब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन, अभी तो हम इक्वेशन लिखना सीख नहीं रहे, सिर्फ रिएक्शन बात, इसलिए मैंने रिएक्शन में बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा। तो समझिए, सबसे पहले गैस का निकलना। जब हम जिंक को, मतलब जिंक जो होता है आपका एक दानेदार टाइप का जिंक होता है, सॉलिड टाइप का आप कह सकते हैं जिंक, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है ना, पता होगा। जब हम जिंक को HCl या H2SO4, मतलब कि HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पता होगा, या H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। जैसे मान चलो मैं थोड़ा लिख देता हूँ आपके लिए इक्वेशन, तो आपके आसान से समझ में आए। देखिए जरा क्या बोल रहा है, जिंक, तो जिंक क्या होता है, Zn प्लस किसके, HCl के साथ बोल रहा है, HCl के साथ, तो क्या बनेगा, तो जिंक Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा और ये क्या हो जाएगा, H2 गैस निकल जाएगा। आया समझ में? देखिए गैस जब निकलता है, आपको पूछ देगा जब गैस निकलता है उसको हम कैसे दर्शाते हैं। जब गैस, उसको हम तीर का निशान ऊपर की ओर देंगे, जैसे हाइड्रोजन गैस निकला तो हाइड्रोजन गैस को हम ऐसे दे देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकला तो हाइड्रोजन गैस को हम ऐसे दे देंगे। तो ये गैस का निकलना होता है, ठीक है। अगर आपको पूछे कोई भी अभिक्रिया में गैस निकल रहा है तो उसको आप कैसे दर्शाएंगे, तो ऐसे दर्शाएंगे। जैसे हमने जिंक को HCl के साथ अभिक्रिया कराया तो दोस्तों हमारा जिंक क्लोराइड बना। जब जिंक क्लोराइड बन गया उसके बाद हमारा बनने के बाद हाइड्रोजन गैस भी निकल गया, ठीक है। हाइड्रोजन गैस दोस्तों फ्लेमेबल होता है, आपको पता होना चाहिए। तो जब गैस निकलता है उसको तीर के ऊपर निशान देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया अभिक्रिया के दौरान गैस करना। अभी हम आगे और भी पढ़ेंगे, ऐसा बात नहीं है। जब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं तब और आपको मजा आएगा। अभी तो इंट्रोडक्शन एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसका एक और एग्जांपल मैंने लिया है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl को एक साथ मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। देखो यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रहा था और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा था। जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा भाई, NaCl के साथ ये बन जाएगा, ठीक है ना, और क्या बन जाएगा, और ये H2O बन जाएगा यानी कि जल बन जाएगा, और इधर आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। मैंने बताया आपको जब गैस निकलता है जिसको तीर का ऐसा निशान दे। ये सब अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये मेरे को पता है। ये सब कैसे हो गया, NaCl ये सब कैसे हो गया, ये सब आपको कुछ भी नहीं पता। ये आपको कब पता, ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि आपका अभिक्रिया सीरीज है, कि अभिक्रिया वाला श्रेणी है कि रिएक्टिविटी सीरीज कौन सबसे पहले मतलब कौन अभिक्रिया में सबसे पहले लिखे, कौन सबसे पहले बाद में लिखे, ठीक है। तो ये जब मेटल और नॉन मेटल पर यानी कि धातु तब आपको समझ में आएगा कि Na पहले क्यों, HCl क्यों, H2 पहले क्यों, तब पढ़ोगे। अभी इतना समझो, ठीक है। अभी देखो, तो ये आप समझ गए अभिक्रिया के दौरान गैस कैसे निकलता है। जब गैस निकलता है उसको हम ऊपर का तीर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद अवक्षेप का बनना। अवक्षेप मतलब होता है ठोस, यानी इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। अवक्षेप मतलब होता है ठोस। अवक्षेप मतलब मैं सीधा बताता हूँ, जब आप एक तरह से बोल सकते हैं देहात भाषा में, एकदम थैट भाषा में बोले तो गदरी नीचे जम देना। नहीं दोस्तों, गदरी नीचे अब जैसे मान के चलो चीनी को पूरा घुला दिया, ठीक है, पानी में। चीनी, देखिए चीनी तो केमिकल रिएक्शन नहीं होता, फिर मैं आपको एक तरह से समझा रहा हूँ, आपको समझ जाए, ठीक है। जब चीनी को घुलाते हो, बहुत सारा चीनी दे देते हो एकदम कम मात्रा के पानी में, तो क्या चीनी नीचे बैठ जाता है, जल्दी नहीं होता। वो जो नीचे बैठता है ना उसी को बोलते हैं अवक्षेप। ऐसे समझाए मैं आपको, लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है। तो देखिए अवक्षेप का बनना, यह एक ठोस पदार्थ है। ठोस पदार्थ जो नीचे गदरी में बैठेगा तो ठोस होगा जी, पेंदी में बैठ जाता है, जो अभिक्रिया के दौरान विलयन से अलग हो जाता है। विलयन से जब अभिक्रिया होगा तो वो क्या करेगा, विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाएगा, एकदम पेंदी में बैठ जाएगा। जैसे मान के चलो हमने ऑप्शन लिया आपके लिए, सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में। चलो सोडियम क्लोराइड का जली विलयन लिख लेते हैं। जली विलयन बोले तो मतलब वाटर सॉल्यूशन। चलो इसमें मान के चलो सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड बोल रहा है। सोडियम क्लोराइड के जली विलयन
में होगा यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट। इसमें चलो सिल्वर नाइट्रेट भी ले लेते, ये वाला चलो सिल्वर नाइट्रेट है। इसमें क्या क्या है, ये है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट है ना। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर AgCl का सफेद अवक्षेप बनता है। देखिए जब यहाँ पर NaCl प्लस AgNO3 अभिक्रिया किया तो क्या बनाएगा दोस्तों, ये बनाएगा आपका AgCl जो ये आपका नीचे बैठ जाएगा इसे। जिसे अवक्षेप का मतलब क्या था, देखिए गैस का मतलब क्या था, गैस ऐसे ऊपर तीर जाता था, लेकिन अवक्षेप जो है इसको ऐसे लिखेगा, इसको ऐसे लिखेगा, इससे लिखे, ठीक है। तो AgCl ऐसे AgCl का सफेद अवक्षेप बना, एकदम दही जैसा अवक्षेप बने। जब आप सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालोगे, से मैंने हमने यहाँ डाला, इसमें सोडियम क्लोराइड एक प्रणाली मान सकते हैं, एकदम बीकर मान सकते हैं, बीकर इसको बोलते हैं। इसमें आप जब सोडियम क्लोराइड का विलयन लोगे, जली विलयन, और सिल्वर नाइट्रेट का जब डालोगे, दोनों का विलयन जब डालोगे तो क्या होता है, अभिक्रिया होकर AgCl दोस्तों वो आपका गदरी से जैसे दूध का जैसा सफेद होकर नीचे बैठ जाता है, विलयन से एकदम, विलयन से अलग हो जाएगा, एकदम नीचे ऐसे बैठ जाएगा, एकदम नीचे ऐसे बैठ जाएगा। और पानी जो विलयन है वो ऊपर रहेगा और ये AgCl नीचे ऐसे गदरी जैसे बैठ जाएगा, गदरी इसको बोलते हैं, पेंदी में बैठ जाएगा, एकदम होके उजला हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे बैठ जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में। और इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा NaNO3 की सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये आपका बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका अवक्षेप का बनना, ये भी आपका क्लियर है। अब एक होता है आपका रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन होता है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं भाई। तो अब देख लेते हैं जो अगला है, अगला आपका है, देखिए आप अगला आपका अभिक्रिया के दौरान रंग परिवर्तन। हमने क्या क्या देखा, 3 देख लिया दोस्तों। अब देख लेते हैं अभिक्रिया के दौरान रंग परिवर्तन, मतलब कलर में चेंज। जब आप रिएक्शन कराते हैं कोई भी दो पदार्थ का, उसमें कलर भी चेंज होता है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को के विलयन में, एक विलयन होता है पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में नींबू का रस, मतलब नींबू का, से मान चलो ये हमारा एक बीकर है, इसे मान चलो ये पोटेशियम परमैंगनेट है। क्या दोस्तों, ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है। इसमें जब नींबू का रस निचोड़ोगे, मतलब नींबू का रस से गाड़ दोगे ना, देखो इसका जो कलर होता है ना, इसका बैगनी होता है। क्या होता है, बैगनी होता है। क्या दोस्तों, बैगनी होता है। तो बैगनी होता है जो पोटेशियम परमैंगनेट, इसका जो रंग होता है बैगनी होता है, ठीक है, बैगनी। जैसे कि पानी का तो कोई कलर नहीं है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का क्या होता है, बैगनी होता है, ठीक है। जैसे कॉपर सल्फेट का क्या होता है, कॉपर सल्फेट का ब्लू होता है, उसी तरह पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन का बैगनी कलर होता है। जब इसमें आप नींबू निचोड़ते हो, इसे मान चलो नींबू हमने गिरा दिया, जैसे नींबू निचोड़ के नींबू का रस इस विलयन में गिरा दिया, नींबू का रस इस विलयन में गिरा, जैसे ही नींबू का रस इस विलयन में गिरा देते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में, तो क्या होता है, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का बैगनी कलर था, जो बैगनी कलर था, ये गायब होने लगता है दोस्तों, ये पूरा खत्म हो जाता है, एकदम गायब हो जाता है। तो हम कह रहे हैं कि अभिक्रिया के दौरान कलर में भी चेंज, तो कलर में चेंज नहीं हुआ जी, सिर्फ नींबू का रस पहले बैगनी कलर था, अब जब नींबू का रस डाला तो कलर ही चेंज हो गया, यानी कि इसका रंग बैगनी गायब हो गया, तो भाई कलर चेंज हो गया। तो यही आपका कारण अभिक्रिया के दौरान रंग परिवर्तन, तो रंग में परिवर्तन हो गया। उसी तरह आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी होता है, ठीक है। अब देखिए, अब एक आपका आता है ताप में परिवर्तन की चेंज इन टेम्परेचर। देखिए जब चूनों पर, चूना दोस्तों आपका CO होता है, जब चूनों पर पानी गिराया जाए, जब चूना लीजिएगा, तो मैंने पहले ही बताया, चूना पर जब पानी गिराओगे तो क्या होता है, अभिक्रिया का ताप बहुत बढ़ जाता है। जब एक ढेला चूना ले लेना, उस पर एक बूंद पानी गिराना, मतलब थोड़ी मात्रा में पानी गिराना, तो क्या होता है, बहुत फैलना, एकदम आवाज़ करता है, एकदम पॉप साउंड से आने लगता है, पॉप साउंड से, फुफ से नहीं करने लगता। तो क्या होता है, बहुत एकदम टेम्परेचर, वहाँ पर जो हीट काफ़ी निकलता है। आप किसी जब एक बाल्टी में चूना रख देना पूरा भर के, उसमें फिर पानी गिरा, एकदम पूरा देखना, पूरा एकदम हीट पूरा निकलने लगता है। तो हम कहेंगे कि वहाँ पर दोस्तों हीट जो है, काफ़ी हीट निकल रहा है, उष्मा काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। आपको आपने किया भी होगा, ये क्यों नहीं बता रहा, आपने खुद किया होगा। तो दोस्तों काफ़ी जो हीट निकलता है, तो इस प्रक्रिया को हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, यह आपके एग्जाम में आता है एक या 2 नंबर के क्वेश्चन में, कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो बोलेगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण, मतलब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया उसको बोलेंगे जिसमें ऊष्मा बहुत तेजी से निकले। क्या, जिसमें ऊष्मा बहुत तेजी से निकले। तो तेजी से नहीं निकल रहा, जब चूना पानी गिरा देखो तो ऊष्मा कितना निकलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। तो बोले ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण दो, तो चुपचाप दे देना, चूने पर जब पानी गिराते तो काफी उसमें ऊष्मा निकलते, तो ये आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया आपको समझ में आया, जिसमें ऊष्मा काफी मात्रा में प्रोड्यूस हो, उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखिए, जब अमोनियम क्लोराइड NH4 अमोनियम क्लोराइड
अमोनियम क्लोराइड में बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाने पर, मतलब कि मान के चलो ये आपका अमोनियम क्लोराइड इसमें है, ये आपका अमोनियम क्लोराइड है, ये आपका अमोनियम क्लोराइड है, फिर क्या करें बेरियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें ये मान लो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है। जब दोनों को विलयन को मिला दिए, तो क्या होता है दोस्तों, कुछ देर के बाद अभिक्रिया का जो ताप होता है वो ताप दोस्तों घट जाता है। क्या घट जाता है? यहाँ क्या था, जब चूना और पानी को मिलाया तो कुछ देर के बाद एकदम ताप पूरा हीट को पूरा निकलने लगा, तो उस प्रक्रिया का उष्मा छपी, यानी कि उसमें हीट उष्मा बहुत निकलने लगा। लेकिन यहाँ वैसा कोई कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है, जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं दोनों को, तो कुछ देर के बाद अभिक्रिया उल्टे इसका जो क्या होता है, उल्टा ही क्या होता है, घटने लगता है। ताप जो होता है, जो पहले ताप था वो भी घट जाता है। क्या घट जाता है? और जिसके कारण परखना लीजिए आपका बीकर पूरा ठंडा होता है, जब छूओगे ठंडा महसूस होगा। यानी कि इसमें ताप घट जाता है और इसमें ताप बढ़ जाता है। इसमें ताप बढ़ेगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, इसमें ताप घटेगा उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। याद रखिएगा, ये आपका बहुत बार पूछता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ऊष्माशोषी समझ में, ऊष्माशोषी बोले तो जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा का ह्रास होता है, ऊष्मा का नाश होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी इसमें ऊष्मा का उत्पन्न होता है, ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, ऊष्मा ज्यादा निकलता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका ताप में परिवर्तन हो गया। अब आपका एक अवस्था है अवस्था में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन स्टेट। देखिए अवस्था में परिवर्तन मतलब क्या हुआ, कोई चीज ठोस में है, जब उसको गर्म किया तो वो द्रव में परिवर्तित होगा, फिर द्रव से गैस में परिवर्तित होगा, यही आपका अवस्था में परिवर्तित होता है। यही आपका क्या होता है, अवस्था में परिवर्तित। जैसे आप इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, आप मोमबत्ती देखे होंगे, जैसे कि आपका ये क्या है, ये आपका मोमबत्ती है। ठीक है, ये आपका क्या दोस्तों, मोमबत्ती है। ठीक है, ये आपका कैंडल इंग्लिश में बोलते हैं। जब इस कैंडल को जलाते हो ना दोस्तों, तो क्या होता है, जो ऊपर वाला मोम होता है, ऊपर वाला जो मोम होता है वो क्या होता है, कुछ मोम आपका नीचे गिरने लगता है। क्या, कुछ मोम आपका नीचे गिरने लगता है। अब ये जो गिरता है, क्या ये द्रव के रूप में नहीं गिरता है, उसी के रूप में गिरता है भाई। ये मोम जो जल रहा है, ऊपर में जल रहा है, तो कुछ क्या होता है, द्रव के रूप में नीचे गिरता है। जैसे आप दिवाली में क्या करते हैं, हम सब जो दीवार पे दिवाली लगाते हैं उसको रखने के लिए, तो क्या जिसको जलाते थोड़ा, फिर इसका ऐसे करके गिराते हैं ना नीचे से, जैसे कि उस पर बैठ जाए, तो ये जो गिरता है ना, ये द्रव के रूप में गिरता है। तो हम कह सकेंगे, देखिए मोमबत्ती क्या, मोम तो ठोस है ना भाई, ये मोमबत्ती है ठोस ही तो है। ठोस का मतलब क्या, इसका आकार रहता है फिक्स हो। तो जैसे हम ठोस को जलाए, देखो द्रव के रूप में गिर गया, तो क्या अवस्था में परिवर्तन हुआ ना, ठोस में था अब द्रव में आ गया। और एक चीज होता है, ये अब कुछ भाग, ये तो द्रव हो गया, और कुछ भाग दोस्तों इसका जो मोम जो है, कुछ भाग जल के ये आपका गैस के रूप में ऊपर उड़ जाता है। क्या, गैस के रूप में उड़ जाता है, कुछ भाग जल के गैस के रूप में ऊपर जाता है, और कुछ भाग जो जलता है मोम वो नीचे गिर जाता है द्रव के रूप में। तो दोस्तों ये जो मोमबत्ती था ये आपका ठोस था, ठोस से देखिए द्रव भी हो गया और गैस भी हो गया, यानी कि अवस्था में चेंज हो गया, ठोस द्रव गैस अवस्था चेंज हो गया। इसी को बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन, अभिक्रिया अवस्था में परिवर्तन। तो दोस्तों यहाँ से आपका ये पूरा आज का जो टॉपिक हमारा वो खत्म होता है, रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया आपका पूरा खत्म होता है। अब हम दोस्तों अगले टॉपिक में पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उसी में पढ़ेंगे दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंसिंग इक्वेशन, अनबैलेंसिंग इक्वेशन, उसी में दोस्तों हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे लिखा जाता है केमिकल इक्वेशन, उसका नियम क्या है, पूरा उसमें सीखेंगे। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको केमिस्ट्री हमसे पढ़ के कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा आपको, क्योंकि आप जब आप कमेंट करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उसका रिप्लाई भी देते हैं। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा मैट्रिक का तैयारी कराया जा रहा है एकदम बिल्कुल फ्री। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।